भूमि पर 324 लोग आश्रित हैं। ये आंकड़े अपने आप में सारी कहानी कहते हैं। फिर इतनी बड़ी आबादी के लिए स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और घर की सुविधाएं जुटाना एक अलग चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन यानी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य हासिल करना बेहद जरूरी है। हालांकि भारत सरकार ने 2045 तक 145 करोड़ की आबादी को जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा था, पर तमाम कोशिशों, नीतियों और योजनाओं के बावजूद इस लक्ष्य को हासिल करने में हम पिछड़ गए और अब 2060 को नया लक्ष्य वर्ष घोषित किया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम इस नए लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? तो चुनौती से निपटने के लिए कितनी तैयारी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होता है वो होता है कि जब आपकी जनसंख्या में जो है एक जो जनसंख्या का साइज है वो नहीं बदलता और आपका जो ग्रोथ रेट है, जनसंख्या ग्रोथ रेट है, वो 0 हो जाता है और जब जन्म दर और आपका मृत्यु दर जो है वो बराबर होता है। पर चुनौतियां इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत सारे। मनोज जी, कुल मिलाकर देखें तो हम लक्ष्य से बहुत पीछे रहे, नए लक्ष्य तय किए, पर सवाल हुई क्या नए लक्ष्यों के लिए भी हम तैयार हैं? चुनौतियां बहुत सारी हैं, कैसे देखते हैं आप? ये एक ऐसा ग्लास है जो आधा भरा है आधा खाली है। मतलब अगर हम देखेंगे तो 1951 से हमने फैमिली प्लानिंग के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट, दुनिया का पहला देश था। हाँ, जिसमें हम उस समय 6 का हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट उस समय था, वो 2010 में 2.5 हो गया है और हमारा लक्ष्य 2.1 तक पहुंचने का, 2.1 तक का लक्ष्य था 2010 में पहुंचने का। अभी जो अनुमान है उसमें कि करीब 2020-2021 तक हम लोग 2.1 का लक्ष्य हासिल करेंगे। उसमें से भी अगर हम देखेंगे तो 21 स्टेट्स ने, तो 35 में से 21 स्टेट्स ने ऑलरेडी कर लिया है। सिर्फ 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका 3 से ज्यादा है, जो बड़े बड़े कुछ यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इस तरह के स्टेट्स हैं। नाउ फ्रॉम 6 TFR to 2.5 we have come, so that's a big improvement. अगर हम देखेंगे जैसे NRHM लागू हुआ उस समय हमारा 2.9 था और पिछले 5 साल 2005 से लेकर 2010 में 0.4 पॉइंट्स का डिक्लाइन अभी हुआ है पिछले 5 साल में। और इसका श्रेय बहुत हद तक NRHM को जाता है। हाँ, इसका श्रेय मैं नहीं कह, कुछ हद तक निश्चित तौर पर NRHM जाता है। बाकी एक जो जनरल शिक्षा का वृद्धि है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, लिटरेसी बढ़ रही है, एज एट मैरिज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उन सब वो भी डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट होता है। तो एक ब्रॉडर अवेयरनेस जनरेशन, सम डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फीमेल एजुकेशन में वृद्धि और NRHM के माध्यम से जो हम IEC कर रहे हैं और रेंज ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बोथ लिमिटिंग मेथड्स, स्पेसिंग मेथड्स, उन सब के माध्यम से इसमें मदद मिली है कमी करने में। कुल मिलाकर आप कहते हैं कि आधा गिलास जो है वो भरा है और आधा गिलास खाली है। वेंकटेश जी, ये जो आधा गिलास जो खाली रहेगा उस पर पहले बात करता हूं। भरे गिलास के बारे में मनोज जी हमें बताएंगे, लेकिन जो खाली रह गया, कहां हम लोग जो है दरअसल चूक हुई? क्या इसमें जो राज्यों का हिस्सा है, जैसे कि मनोज जी ने बताया कि कुछ राज्य जो है उन्होंने लक्ष्य हासिल किया, कई राज्यों ने किया, पर कुछ लक्ष्य में पिछड़ गए। तो क्या ये राज्यों के स्तर पर जो है चूक हो रही है या फिर आप लार्जर पिक्चर भी देखते हैं? नहीं, बिल्कुल राज्यों के स्तर पे जो यदि देखेंगे तो करीब 14 जो बड़े स्टेट्स है इंडिया के, वो ऑलरेडी जो फर्टिलिटी रेट 2.1 जो है वो अचीव कर चुके हैं। बाकी जो राज्य हैं, जैसे जलानी साहब बता रहे थे, जो बड़े स्टेट्स हैं वो पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? वो इसलिए है कि वहां पे सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है अभी पूरी नहीं है। सर्विसेज यदि अवेलेबल कराना है तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर ही नहीं निर्भर करके प्राइवेट सेक्टर को भी हमें जोड़ना चाहिए। यदि सर्विसेज नहीं है, जैसे मैं अभी देख रहा था पिछले हफ्ता एक नॉर्थ इंडियन स्टेट में करीब 10 वहां पे सर्जन्स थे, OB-GYN जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 10 लोग थे। सिर्फ उनमें से 2 ही सरकार में काम कर रहे हैं, बाकी बाहर प्राइवेट में काम कर रहे हैं। यदि आपको सर्विसेज देनी है तो उनको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो अनमेट नीड है, अनमेट नीड का मतलब यह है कि लोग सर्विसेज लेना चाहते हैं लेकिन सरकार दे नहीं पा रही है। तो इसको जब तक हम अपन पूरा नहीं कर पाएंगे तो जो लोग खड़े हैं अपने दरवाजे पे कि हमको सर्विसेज चाहिए, उनको यदि सर्विसेज नहीं देंगे तो हम कहां से हम अपने टारगेट्स या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो खाली ग्लास का जिक्र चल रहा है उसमें आपको लगता है सरकार
की जो जिम्मेदारियां हैं, जो हर एक तक जो है सर्विसेज पहुंचाना, उसमें हम लोग शायद कहीं पीछे हैं। उसमें कुल मिलाकर आप क्या चुनौतियां देखते हैं? फंड की आपको लगता है कि इस मामले में कमी, हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर काफी धनराशि मुहैया कराई है, या फिर प्राइवेट को आप किस तरह से इसमें पार्टनरशिप ले सकते हैं, ये इसके लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं सरकार की? आपने ठीक मुद्दा उठाया है कि जो अनमेट नीड है और वो काफी हाई है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का और चुनौती का विषय है कि जो लोग की जो जरूरत है वो जरूरत पूरी होनी चाहिए। अगर वो लोगों की जरूरत ही पूरी हो जाए अनमेट नीड की, तो हमारा जो लक्ष्य है वो हम हासिल आसानी से कर लेंगे। उसमें आपका ये भी सुझाव सही है कि हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को रखना चाहिए। ऑलरेडी वैसे हमारा फैमिली प्लानिंग का स्कीम है जिसमें कि हम लोग जो भी ट्यूबेक्टोमी करते हैं या उसमें प्राइवेट सेक्टर में यदि कराया जाता है, उनका एक जिला स्तर पर एक समिति रहती है जो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देती है। वहां पर जो किया जाता है, जैसे ट्यूबेक्टोमी की जाए तो 2000 रुपीज पर केस हम उस संस्था को उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से एक मैकेनिज्म जरूर विकसित किया गया जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो। इवन हम लोग जो जनसंख्या स्थिरता कोष है उसके माध्यम से भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज करते हैं और उनको इसके लिए इंसेंटिवाइज करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर दरअसल इंसेंटिव बहुत चाहता है, खास करके हेल्थ के सेक्टर में। जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है, हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जो है बहुत हेल्थ को लेकर जो है नर्सिंग होम, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुलते हैं, पर जो नीडी लोग हैं वहां तक जो है प्राइवेट सेक्टर जाता नहीं। क्या इसको लेकर भी सरकार चिंतित है? सरकार को लगता है कि कैसे वहां तक जो है प्राइवेट सेक्टर को एक्टिव किया जाए? दरअसल देखिए, हमें दोनों तरफ काम करने की जरूरत है। एक तो खैर पब्लिक सेक्टर सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि हम लोग लोगों की जरूरतों को केटर कर सकें। उसमें कुछ कार्रवाई चल रही है। हम लोग जैसे फिक्स डे सर्विसेज हमारी संस्थाओं में सुनिश्चित हों, पोस्टमार्टम जो हम आईयूसीडी या पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आशा के माध्यम से अभी हमने एक बड़ा मेजर कैंपेन लिया है कि आशा के माध्यम से डोर स्टेप पर हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स बांटते हैं। हाँ जी, हम उसमें मतलब चाहे तीनों तरह के कॉन्डोम्स हैं या ओरल पिल्स हैं या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो सब हम लोग आशा के माध्यम से इवन ऑन सम टोकन वो रेम्यूनरेशन वो कॉस्टिंग के आधार पर वो कर सकती है। एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं 10% मेरे ख्याल से कॉन्ट्रासेप्टिव की कीमत का। हाँ, उससे भी बहुत ही सस्ता है। 1 रुपए का हम पूरा ओरल पिल का पैकेट दे देते हैं। 1 रुपए में 3 कॉन्डोम्स दे देते हैं और 2 रुपए में इमरजेंसी पिल जो बाजार में 100 रुपए की मिलती है, वो 2 रुपए में इमरजेंसी पिल जो है वो आशा के माध्यम से। ये जो योजना पिछले साल ये बात हुई थी कि 150 डिस्ट्रिक्ट में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, इसको लेकर किस तरह की फीडबैक है? इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह के रिजल्ट्स है इसके अब तक? देखिए, अभी तो 1 ही साल हुआ है। 233 जिलों में हमने इसको लागू किया है जहां पर कि ये फर्टिलिटी ज्यादा थी, उन पर खास तौर से हमने ध्यान दिया है। और जो रिस्पांस हमने लिया है, हमने अपने एक मदर चाइल्ड हेल्थ डेस्क है जिसमें हम सीधे आशा से बात करते हैं, तो रोजाना करीब 100 आशा से बात की जाती है और कभी कभी 500 आशा से भी रोजाना बात होती है। उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जो फीडबैक मिल रहा है डायरेक्टली और जो इन्फॉर्मेशन हमें जिलों से, स्टेट से मिल रही है, उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस इस योजना को मिला है कि जहां पर आशा डोर स्टेप पर ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स उपलब्ध करा रही हैं। वेंकटेश जी, सरकार की जब नीतियों की बात है, चाहे आशा या दूसरे प्रोजेक्ट्स हो, बहुत बार जो है सरकार, ये ठीक बात है कि 1 साल में किसी भी पॉलिसी के रिजल्ट जो है आप एसेस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बार कई सालों के बाद लगता है कि ये पॉलिसी शायद उस हद तक जो है कारगर नहीं साबित हुई। आप जबकि बाहर से देखते हैं सरकार को, तो आपको लगता है सरकार जो इस दिशा में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की दिशा में जो कदम उठा रही है, नीतियां जो बना रही है, वो सही दिशा में है? कहीं आपको लगता है कि दिशा में भी थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है अगर लक्ष्य, अब नए लक्ष्य हमको हासिल करना है? जैसे नीतियों के बारे में बात करें तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 का, बिल्कुल बैलेंस्ड है। कि कहीं भी ये नहीं कहता है कि किसी मेथड को तोपा जाए किसी के ऊपर। ये बिल्कुल नीति तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहां पे कुछ सुधार जरूरत है। जैसे ये आशास का जो स्कीम है, यूएनएफपीए बरवानी डिस्ट्रिक्ट जो एमपी के काफी इंटीरियर और काफी डेवलपमेंट वहां पे अभी भी जरूरत है, वहां पे हमने आशा का एक स्कीम चलाया। पिछले 11 महीने से जुलाई में 1 साल हो रहा है, तो 1 साल होगा, तो उसमें वहां पे आशास को हमने ट्रेन किया, लेकिन रेगुलर
ट्रेनिंग और हर महीना उनसे मीटिंग किया, तो जहां पे 15 से 19 जो वर्ष के जो मैरिड जो कपल्स हैं, उनमें जब 3% कपल प्रोटेक्शन रेट था, वो सिर्फ 11 महीने में 12% हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोग सर्विसेज चाहते हैं, और यदि हम ये आशास को रेगुलरली ट्रेन करें, उनके लिए सपोर्टिव सुपरविजन हम दें एएनएम्स के माध्यम से, और उनको जो मेथड्स है वो मुहैया कराते जाएं, तो लोग तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग, फॉलो अप, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। इसके बिना हम ये अपेक्षा करें कि नहीं हम मेथड दे दें तो आगे चल के लोग प्रमोट कर देंगे, वैसा थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। ये हमारे अनुभव। यानी निरंतर जो है इन पर नजर रखना और जो है लगातार इस पर काम करना बहुत जरूरी है अगर इन कार्यक्रमों की हम सफलता चाहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी आबादी के लिए हमें सब कुछ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया करानी पड़ेंगी। लेकिन आबादी को लेकर जब आबादी की बात चलती है, एक दूसरा पहलू भी है जिस पर लोग बात करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति। इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं? चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो जनसंख्या की जो मुद्दा है उस पर आज हम बात कर रहे हैं, और भारत के संदर्भ में जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन यानी कि जनसंख्या का स्थिरीकरण जो है बहुत जरूरी है। जिस तरह से भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और उतनी बड़ी आबादी के लिए हमें जो है मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना एक चुनौती है। इस पर आज हम बात कर रहे हैं। मनोज झरानी साहब जो कि हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री में, वेलफेयर मिनिस्ट्री में हमारे साथ हैं, और वेंकटेश श्रीनिवासन जी जो कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से जुड़े हैं। वेंकटेश जी, जब आबादी की बात चलती है तो एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में यह भी है कि जिस आबादी को हम बरसों तक जो है ये कहते रहे कि भाई बहुत जनसंख्या विस्फोट है और भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बाद में बहुत से लोगों ने उसको कहना शुरू किया ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी बना, और इसी ह्यूमन रिसोर्स के कारण, इसी यंग पॉपुलेशन के कारण हम जो इतना ग्रो कर पाए और आज चाइना को हम टक्कर दे रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये भी इसी कारण है। तो ये एक धारणा लोगों के बीच जाती है, इसको कैसे लोग बैलेंस करेंगे? ये हमारा मानव संसाधन जरूर है, लेकिन इसमें भी अगर बढ़त होती रही तो ये संसाधन नहीं रहेगा, दरअसल एक चुनौती बन जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बताया कि ये एक एसेट है, क्योंकि अभी हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन है, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, वो भी हमारे पास सिर्फ और 15 साल 15 साल मतलब 2025 के बाद जो पॉपुलेशन 60 प्लस का होगा वो बढ़ता जाएगा और यंगर पॉपुलेशन कम होता जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो विंडो है वो अगले 15 साल के लिए है। उस 15 साल में हमें जो भी हमें हासिल करनी है उनके थ्रू जो यंग पॉपुलेशन को स्किल कराना, जैसे गवर्नमेंट सरकार ने अभी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को स्टार्ट किया, लेकिन वो पिछले 2-3 सालों के में ही स्टार्ट हुआ है। उसका जो बेनिफिट्स यदि पहले हम स्टार्ट कर लेते तो हमें उसका बेनिफिट मिलता, लेकिन मैं तो ये मानता हूं आज भी उस प्रोग्राम को ढंग से किया जाए तो जो यंगर पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव हो जाएंगे, और जो भी हम 7-8% की हम बात कर रहे हैं वो कम से कम बरकरार तो रहेंगी अगले 15 साल। एंड वो सबसे बड़ा एसेट हमारे पास है, उसको बिल्कुल खोना नहीं चाहिए, और ऐसा अपॉर्चुनिटी और किसी दूसरे कंट्री के पास नहीं है। बिल्कुल, इसको भी समझना पड़ेगा। मनोज जी, पर एक बात अगर हम कुल मिलाकर देखें, जो हम आपने शुरुआत की थी, मैं फिर लौटता हूं, जो आधा गिलास भरा है और जिसका जिक्र आपने किया कि पिछले एक दशक में हम देखें, पिछले 10 सालों में हमने शायद जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था उसको कम से कम बहुत हद तक सीमित कर दिया, और पिछले दशक से तुलना करें तो वहां पर ये जो सफलता है इसको आप कैसे देखते हैं, इस सफलता को, और इसके पीछे मूल कारण क्या है? बहुत से लोग, सरकार की नीतियां भी है, पर आप इसमें सामाजिक कारणों को भी जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, कम उम्र में जो है लोगों ने अपने बच्चों का विवाह कम कर दिया है, स्वास्थ्य माएँ हैं ज्यादा से ज्यादा, इसका श्रेय तो शायद सरकार को ही जाएगा बहुत हद तक। जी, ये बात सही है कि हमारा जो 2001 से 2011 का जो अगर हम सेंसस देखेंगे तो ये पहली ही डिकेड है जब हमारा पॉपुलेशन में उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितना कि प्रीवियस डिकेड में हुआ। मतलब 91 से 2001 में जितने लोग जुड़े उसके मुकाबले 2001 से 2011 में उसके मुकाबले कम जुड़े। तो पहली बार
उसमें मतलब थोड़ा सा डिसेलरेशन हम लोग सुनिश्चित कर पाए। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में 4% की गिरावट इस दशक में आई है कंपेयर टू द प्रीवियस दिस थिंग। करीब 21% था, उससे करीब 17% अभी हमारा डिक्लाइन होकर के आई है। परंतु और इसके कारण से जैसा आपने ठीक फरमाया कि इसमें सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो हम मानते हैं कि जो फीमेल लिटरेसी है, विमेन एम्पावरमेंट है, सामाजिक सोच में जो परिवर्तन है, उन सब का भी ऑब्वियसली उसका असर पड़ा है कि हम लोग जो परिवार का जो साइज है उसमें कमी आने की और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो भी जैसा कि हेल्थ रिलेटेड इंटरवेंशंस ये हैं कि हम लोग अनमेट नीड को वो करें, और दूसरे जो हमारे सामाजिक कारण है, एज एट मैरिज को बढ़ाएं, फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दें, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दें। अगर ये सब काम होगा तो बहुत आसानी से हम लोग अपने लक्ष्य को सीमित करेंगे। मैं समझता हूं कि एक जो मुद्दा मैं ये जरूर इस समय टच करना चाहूंगा कि हम लोग जब चर्चा करते हैं तो बहुत बार मतलब जैसे 2%, 2.4% हमारा एरिया है दुनिया का और 17% आबादी, तो वो तो ठीक है कि दुनिया के औसत से हम 7-8 गुना ज्यादा पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया उस तरह से स्थिति निर्मित होती है और वो ज्यादा है। बट अगर हम इसको बहुत सादा तरीके से देखें तो मतलब माँ की हेल्थ के लिए मैटरनल मोर्टेलिटी, जैसे हमारे MDG गोल्स हैं, उसमें हम हेल्थ के गोल्स देखेंगे तो मैटरनल मोर्टेलिटी कम करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करना है, HIV एड्स उसमें कमी करनी है। तो अगर हम लोग ये सब जो अनमेट नीड को एड्रेस करें और फर्टिलिटी रेट को सीमित करें तो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के गोल, बच्चे के स्वास्थ्य के गोल और HIV एड्स के गोल, वो सब भी हम साथ साथ आसानी से अचीव कर लेंगे। तो ओवरऑल जो फैमिली प्लानिंग का अभी हम लोग जो पोजीशन करते हैं वो फैमिली वेलबीइंग की दृष्टि से करते हैं कि जितना कम माँ के ऊपर मतलब प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ का जो रिस्क है वो हम कम कर सकते हैं अगर हमारी अच्छी मतलब जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी हम 100% सुनिश्चित करें। उसी तरह से मतलब बच्चे के स्वास्थ्य का इश्यूज है, तो आई थिंक दैट इज वेयर द डायरेक्शन हैज टू बी कि ये एक परिवार के और समाज और देश के विकास की दृष्टि से हमें परिवार की वेलबीइंग के लिए और फिर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी, जैसे भी बता रहे थे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, तो यूथ पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉन अर्निंग पॉपुलेशन, वो चीज डिटरमिन करता है कि कौन सा कंट्री कितना ग्रो कर सकता है। So that is where we need to capitalize on whatever human capital we have of young people. वेंकटेश जी, जो अभी भी जो आंकड़े हम ये बताते हैं कि 3 से ज्यादा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जहां पर वो करीब 45% हैं, ये जरूर कम हुआ। और जब शिशु मृत्यु दर कम हुई है तो लोग पहले ये सोचते थे कि एक बच्चा नहीं रखेंगे, शिशु मृत्यु दर कमी है, इसके कारण लोगों का अवेयरनेस है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं बहुत सारी जगह जो ये जो 45% है, इसमें बहुत बड़ा कारण अभी भी एक होता है कि बेटे की चाह लोगों को रहती है, इसके लिए ज्यादा बच्चे होते हैं। तो आपको लगता है अभी भी अवेयरनेस के लेवल में बहुत कुछ किया जाना बाकी है? सरकार जो काम कर रही है वो ठीक है, लेकिन वुमेन को एम्पावर करना और ये कि भाई बेटा बेटी बराबर, ये सब चीजें जो है सामाजिक स्तर पे जब है, इसको भी बहुत जरूरी है फोकस करना। बिल्कुल, जो सेक्स रेशियो की बात है, इंडिया में काफी मेजर इश्यू है काफी स्टेट्स में। जो स्टेट्स जो बेटर ऑफ है, इकोनॉमिकली बेहतर कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये सब बिल्कुल सही है, विमेन्स एम्पावरमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मुद्दे पे मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, वो है मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो काम है इस कंट्री में बिल्कुल हमने नहीं किया। मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नो स्कैल्पल वैसेक्टमी, ये नहीं। मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यदि शादी हो गया है तो वाइफ यदि प्रेग्नेंट है तो उनका एएनसी केयर से लेके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से लेके सब मेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। यदि इस टाइप का यदि पोजीशनिंग यदि हम प्रोग्राम में लें तो हमें काफी बेनिफिट मिलेगा। और इस सेक्स रेशियो के ऊपर भी इसका काफी असर पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन जो स्टेटस है गर्ल्स का उसको इंप्रूव करने के लिए सिर्फ हमें ऐसे स्कीम्स नहीं चलाना चाहिए कि हम कुछ पैसा दें, जब लड़की की शादी होगी तब आपको ये पैसा मिलेगा। उसका इनफैक्ट इनडायरेक्ट बढ़ोतरी हम देने के काम भी कर रहे हैं। उसके वो तो करिए, लेकिन जो बाकी जो मेल इन्वॉल्वमेंट का जो प्रोग्राम्स है उसको भी हमें स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली जब ये जो मेल वर्कर जो दोबारा इनिशिएट हुआ है इस कंट्री में, उस मेल वर्कर का जो पोजीशनिंग है कम्युनिटी में, क्या करना चाहिए, क्या काम होना चाहिए उनके माध्यम से, इसके बारे में काफी हमें सोच लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। मनोज जी, एक आखिरी बात आपसे जानना हो कि
फिर एक बार जहां से शुरू किया था कि जो हमने लक्ष्य तय किया था 2045, उससे हम पीछे हैं, 2060 हमने नया लक्ष्य तय किया। इस वक्त आपको लगता है कि आज जो स्थिति है 2045 तक हम इस स्थिति में हैं कि हम जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे? दरअसल देखिए, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हम लोग किस तरह से आगामी वर्षों में स्वास्थ्य के कार्यक्रम और जो सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ है उनको कैसे अमल में लाते हैं। परंतु अभी जो ट्रेंड दिख रहा है और जो एक्सेलरेशन दिख रहा है हमको, मतलब द रेट ऑफ डिक्लाइन हैज कंसिस्टेंटली इम्प्रूव्ड, डिक्लाइन तेजी से होने लगा है। तो उस हिसाब से, जैसे मैं बता रहा था कि हम 2.9 2005 में थे, आज 2.5 0.4 पॉइंट्स का फॉल पिछले 5 साल में हुआ है। हमें 2.1 तक ही जाना है। पहले हम लोग अनुमान कर रहे थे कि 2021 तक होगा, हो सकता है उससे थोड़ा जल्दी ही हो जाए। ये जो एस्टिमेशन है 2060 में, उसमें ये था कि 2021 तक हम लोग 2.1 पहुंचेंगे, बट वी माइट रीच पहले पहुंचे। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यूपी, बिहार, इनमें 0.22 पॉइंट्स का एक साल में कमी आ रही है। तो अब ये जो स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स, उनमें ज्यादा तेजी से गिरावट हो रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग हो सकता है कि 2045 नहीं 2050 में ये लक्ष्य हासिल कर लें। 2050 तक ये लक्ष्य है। चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो हम लक्ष्य जो हमने तय किया उससे पहले अगर हम उस लक्ष्य को हासिल कर लें तो ये एक बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन साथ साथ इसमें ये जरूरी है कि इसमें सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, पर जो समाज है, समाज को भी अपनी भूमिका को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है सिर्फ सरकार से जुड़ा नहीं है, बल्कि हर किसी से जुड़ा मुद्दा है। और सबको एजुकेट करना, जागरूक करना और सबको अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द ना बन जाए कि जो है जिसका हम कोई सोल्यूशन, जिसके लिए हम कोई जो है कोई समाधान ना निकाल पाए। तो उम्मीद करेंगे कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर जो है जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस की बात है, लोग अवेयर होंगे। सरकार की ओर से भी इस बारे में जो नीतियां चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ चर्चा में आज बस इतना ही। आप दोनों यहां पर, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।